जब भी कोई जॉब करते हैं तो उनको एक एक्सपेक्टेशन होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनको मंथली पेंशन मिलते रहे। तो ये जो पेंशन स्कीम है पहले गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता था, साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता था। बट 22 दिसंबर 2003 के बाद ये जो स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो पेंशन होता था उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम ये लागू कर दिया गया। यानी कि ये एक सेल्फ कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। आपको पेंशन कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको खुद को कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी और उससे ही जो कंट्रीब्यूशन से जो कॉर्पस बनेगा उससे ही आपको मंथली पेंशन मिलेगा। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये है क्या, इसका क्या बेनिफिट है, कौन इस टाइप के अकाउंट जो है ओपन कर सकता है, कहाँ इसको ओपन किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे जो वीडियो बनते हैं, जो मेरे चैनल पे जो वीडियोज होते हैं, ये बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो होती है, प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग, कैरियर गाइडेंस के ऊपर भी वीडियो होते हैं। तो मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, एंड तक बने रहिए तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो किसी और को भी जानना चाहिए तो ज़रूर इसको शेयर करिए। और एंड में आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर इसका फीडबैक आप शेयर करेंगे और किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई वीडियो देखना भी चाहते हैं तो भी वहाँ पे आप कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा उसको ज़रूर कंसिडर करूंगा। तो आइए समझते हैं कि ये नेशनल पेंशन स्कीम है क्या। वीडियो हो सकता थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो इसका एंड तक आप ज़रूर बने रहेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोडक्ट है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, साथ के साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अब आते हैं कि ये नेशनल पेंशन स्कीम होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ इसको खुला जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फीचर ऑफ द स्कीम। इस स्कीम का फीचर क्या है? ये एक पोस्ट रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, यानी कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद इसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसको 2 सेक्शन में बांटा गया, 2 स्कीम में बांटा गया। वन इज टीआर 1 जो कि पेंशन प्लान है, टोटली इसके ऊपर जो फंड जो कॉर्पस बनेगा उससे आपको पेंशन मिलेगा। और दूसरा है टीआर 2 जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जो कॉर्पस बनेगा वो आपको वापस मिलेगा। इसको कौन रेगुलेट करते हैं? पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट संस्था है। जैसे आरबीआई होता है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करते हैं जैसे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिमिलरली पीएफआरडीए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके अंडर में ये सारे स्कीम जो है रन करते हैं। अब इस जो स्कीम होता है ये किस टाइप का स्कीम होता है? ये स्कीम जो है मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि यहाँ पे जो फंड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फंड आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फंड जो है इक्विटी शेयर्स यानी कि स्टॉक मार्केट प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है। साथ के साथ जो वेरियस कॉरपोरेट्स है, बड़े बड़े जो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से भी हो या फिर कोई बड़े कॉरपोरेट्स जो डेब्ट प्रोडक्ट इशू करते हैं, जैसे डिवेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, आपके टैक्स फ्री बॉन्ड टाइप के जो होते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, वहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यानी कि इस टाइप के प्रोडक्ट में आपको मिक्स जो है रिटर्न मिलते हैं, जहाँ पे इक्विटी में आपको ग्रोथ भी मिलता है, साथ के साथ डेब्ट प्रोडक्ट में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप एज पर चॉइस कर सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर होती है कि आपको किस टाइप के रिटर्न चाहिए। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपके लिए अलग चॉइस अवेलेबल है, अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए तो उसके लिए चॉइस आपको अलग है।
रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं? रिटायरमेंट हो जाने के बाद आपके जो कॉर्पस टोटल जो फंड बनते हैं उसका आप वन टाइम यानी कि 60% ऑफ द फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो 40% रह गया उस 40% को आप मंथली आप पेंशन के फॉर्म में आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो बेनिफिट है, बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रीब्यूशन होती है और इसका फंड जो है इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे 7-8% की रिटर्न मिलती है उससे भी कई ज़्यादा रिटर्न इस टाइप के प्रोडक्ट्स में मिल जाती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलते हैं, यानी कि आप जो रिटायरमेंट के बाद जो फंड आप लेंगे उस फंड में आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं, वो टैक्स एग्जेम्पशन होती है। इसके अलावा भी आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है। अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स रिबेट मिलती है जहां पे आप एनुअली 1.5 लाख तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। अगर आप स्पेशली एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 50,000 के और एक्स्ट्रा आपको रिबेट मिलती है, यानी कि टोटल जो 80C के अंदर जो रिबेट मिलता है वो आपको मिलता है 2 लाख के। तो नॉर्मल 80C में कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख की होती है, अगर आप एनपीएस में कर रहे हैं तो आपको 2 लाख तक के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको टैक्स का रिबेट मिल जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट कि हु मैनेज दिस प्रोडक्ट, इसको मैनेज कौन करते हैं? इसको मैनेज करने के लिए 2 टाइप के फंड मैनेजर होते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका जो फंड मैनेजर है वो LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और UTI, LIC, SBI एंड UTI, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए फंड मैनेज करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई के लिए जो फंड मैनेज करते हैं वो HDFC, ICICI, कोटक, बिरला सन लाइफ और रिलायंस। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से फंड मैनेजर आप चूज कर सकते हैं और नॉर्मली गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें 2 चॉइस होते हैं आपके पास, एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आपके जो टोटल कॉर्पस होता है, टोटल जो डिपॉजिट होता है उसका 75% जो है इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होती है, मैक्सिमम 75% इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। अदरवाइज आपके जो ऑटो चॉइस है, ऑटो चॉइस में आपके एज के हिसाब से ही फंड मैनेजर आपको सजेस्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ आपके कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि इक्विटी कितना % होना चाहिए, डेब्ट में कितना % होना चाहिए, ये आपके ऑटो चॉइस वाले ऑप्शन में होती है, यानी कि आपके पास 2 चॉइस है। अब आते हैं कि क्या आप अपना फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं, अपना जो प्रेफरेंस है इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में उसको भी चेंज कर सकते हैं। यस, यू कैन चेंज। आप अपना फंड मैनेजर को ईयरली एक बार आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि वंस इन ए ईयर यू कैन चेंज योर फंड मैनेजर। सपोज आपने HDFC में स्टार्ट किया था पर आपको लगता है कि नहीं HDFC आपके फंड अच्छा तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप चेंज कर लीजिए, आप ICICI में चले जाइए। अगर आपको लगता है कि ICICI बेटर मैनेज कर रहे हैं तो ये वंस इन ए ईयर आप फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है उसको ट्वाइस इन ए ईयर चेंज कर सकते हैं, यानी कि सालाना आप 2 बार आपके जो चॉइस है, हो सकता है आप एक्टिव चॉइस से आपने स्टार्ट किया था फिर आपको लगा नहीं ये एक्टिव चॉइस आपके लिए ठीक नहीं है, आप ऑटो चॉइस में जाना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। 2 बार आप चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हु कैन ओपन दिस अकाउंट और कहाँ कहाँ हाउ टू ओपन दिस अकाउंट। अगर आपके एज 18 से 65 ईयर्स के बीच में है, आप इंडियन या फिर आप NRI क्यों ना हो, आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के आपके अकाउंट ओपन होती है। किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए, जिसको हम नॉर्मली POP बोलते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे पेंशन स्कीम के लिए अकाउंट ओपन होती है। 2 प्रोसेस है उनके पास, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से हो सकती है। बैंक में अगर आप फिजिकली जाती हैं तो आपको सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, वहाँ पे आपके ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, फोटोग्राफ, ये सारे आपको देनी होगी। इसके बाद जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं प्राण रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट जो आपके अकाउंट होता है उसको बोलते हैं प्राण, PRAN,
उस अकाउंट का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसको आप फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको एक यूनिक प्राण आईडी दिया जाएगा, जैसे पैन आईडी होता है, सिमिलरली आपको यूनिक प्राण आईडी मिलता है। और ये जो आईडी होता है ये आपके पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स आप सपोज अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपने एनपीएस अकाउंट ओपन किया हुआ है, फिर कुछ दिन बाद हो सकता है आपने कंपनी चेंज किया हुआ, तो वही वाला अकाउंट जो है आप दूसरे कंपनी में आप यूज कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होती है, आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ले जा सकते हैं। अगर आप किसी बैंक में जाके अगर अकाउंट ओपन नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी खुद जाके एनएसडीएल के साइट है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, उनके साइट में आप www.cnps.nsdl.com, इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, उस लिंक में जाके भी आप खुद भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे ओपन अकाउंट करने के लिए आपके आधार नंबर होना चाहिए और वो आधार जो है आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, जहाँ पे आपके ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर है उसका आप स्कैन कॉपी, सिग्नेचर कहीं पे साइन करके उसको स्कैन करके वो भी आपको अपलोड करनी होगी। प्लस आपके जो बैंक अकाउंट है वो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी। तो ये तीनों आपके लिंक हो जाएगा, हो जाने के बाद आपके ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगी। अब जो कंट्रीब्यूशन है ये किस तरह कर सकते हैं? आप कंट्रीब्यूशन मंथली भी कर सकते हैं, आप वन टाइम लमसम अमाउंट भी कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए कि सालाना मिनिमम आपको 500 की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर सालाना 500 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपके जो अकाउंट है वो डोरमेंट स्टेटस हो जाएगा, यानी कि इनएक्टिव अकाउंट हो जाएगा। तो उसके बाद सपोज 2 साल 3 साल बाद आप दोबारा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस समय क्या होगा कि पुराना जितना भी आपके पेंडिंग रह गया हर साल के 500 के हिसाब से आपको एडिशनल वहाँ पे डिपॉजिट करें। सपोज आपने 3 साल बाद डिपॉजिट करने जा रहा है, उस साल जो डिपॉजिट करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस 3 साल के जो 1500 रुपये जो रह गया वो भी आपको साथ में इकट्ठा दे के आपको अकाउंट ओपन करनी होगी। अब जो आप यहाँ पे सारे कंट्रीब्यूशन हो गए, इसके बाद आपको रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट होगा? ये अकाउंट जो है आप 70 ईयर्स ऑफ एज तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके जो 60% के जो विड्रॉल करने के लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो आप डेफर भी कर सकते हैं। अगर डेफर करेंगे तो आपको बेटर क्या होगा, कॉर्पस और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपके कंपाउंड जो बेनिफिट मिलता है वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अगर डेफर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर एनपीएस से आप एग्जिट करना चाहते हैं तो उस समय आपको 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं और 40% जो आपके कॉर्पस रह जाएगा उससे आपको मंथली पेंशन मिलेगा। अगर आप बीच में अगर फंड की आपकी रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, बीच में आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो क्या फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, इसका कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है। जैसे कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ है आपको, उस केस में भी आप फंड विड्रॉ कर सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी फंड विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये जो फंड आप मैक्सिमम 3 टाइम्स आप विड्रॉ कर सकते हैं और फंड विड्रॉ 3 साल मिनिमम आपके अकाउंट एक्टिव रहने के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो टोटल आपका जो कॉर्पस है, कई बार जो एनपीएस अकाउंट होता है वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयर है उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, आपके भी कंट्रीब्यूशन होता है। आपके जो ओन कंट्रीब्यूशन है उसी का ही पार्ट आप विड्रॉ कर सकते हैं और टोटल जो आपके कंट्रीब्यूशन है उसका 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स, बेनिफिट्स, एवरीथिंग अबाउट पेंशन स्कीम। इसके ऊपर हम और भी डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे इसका कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या बेनिफिट, कितना अमाउंट का बेनिफिट हो सकता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम में मैं बनाऊंगा। आई होप कि आपको जो नेशनल पेंशन स्कीम इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया। तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।